नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो आपका पेपर 1 है, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम टीजीटी, जेवीटी, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या फिर सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स के लिए। डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन लोकसभा। तो बोलते हैं कि लोकसभा में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो हिमाचल प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व किया गया था, हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया गया था लोकसभा में सबसे पहली बार किसी महिला के द्वारा, वो कौन थी? वो थी अमृत कौर। इनका नाम पूरा था राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। राजकुमारी अमृत कौर जो था वो कौन से लोकसभा क्षेत्र से जो था वो उस टाइम चुनी गई थी? तो ये जो था वो महासू क्षेत्र से जो था वो चुनी गई थी। उस टाइम शिमला नहीं होता था, शिमला लोकसभा क्षेत्र तो नहीं होता था उस टाइम। मंडी महासू जो था वो एक क्षेत्र हुआ करता था, वहां से ये चुनी गई थी। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो 4 लोकसभा क्षेत्र जो हैं वो आते हैं। 4 लोकसभा क्षेत्र हमें प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक हमें डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का, एक हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र देखने को मिलता है, एक कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र, एक शिमला लोकसभा क्षेत्र और एक हमें मंडी लोकसभा क्षेत्र जो था वो देखने को मिलता है। अब देखिए, ये जो अगर हम बात करते हैं 1952 के टाइम की, तो 1952 में ना एक बिलासपुर हुआ करता था, जो अभी हमीरपुर है वो बिलासपुर हुआ करता था। वहाँ से 1952 में आनंद चंद जो था वो चुने गए थे। आनंद चंद बिलासपुर के अंतिम राजा जो हुआ करते थे, वो पहली बार लोकसभा में चुने गए थे बिलासपुर से, और निर्दलीय सदस्य जो था ये चुने गए थे। और कांगड़ा से जो था वो हेमराज चुने गए थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। शिमला से जो था वो टेकचंद चुने गए थे। टेकचंद जो था ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे 1952 में। और उस टाइम महासू क्षेत्र हुआ करता था, जो बाद में चलकर मंडी बना। महासू क्षेत्र से जो था वो राजकुमारी अमृत कौर जो था वो चुनी गई थी। राजकुमारी अमृत कौर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। राजकुमारी अमृत कौर जो है वो ये लोकसभा में चुनकर तो जाती ही जाती हैं, परंतु भारत की ये पहली जो था वो हेल्थ मिनिस्टर भी बनी थी। भारत की पहली महिला हेल्थ मिनिस्टर भी ये रह चुकी हैं। 1952 में जो था ये महासू से चुनकर लोकसभा में गई और 1964 में इनका देहांत भी हो गया था। तो अब किसी भी तरह से इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, हर एक एंगल से आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि राज्यसभा में पहली महिला कौन थी हिमाचल को रिप्रेजेंट करने वाली, जो राज्यसभा से रिप्रेजेंट करके हिमाचल से जो था संबंध रखती थी, राज्यसभा में गई थी सबसे पहले महिला। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं महाराणा प्रताप सागर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जो महाराणा प्रताप सागर लेक है ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत सारी लेक्स आती हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग लेक्स जो हैं वो आती हैं। ऐसी ही एक महाराणा प्रताप सागर लेक भी है। ये जो महाराणा प्रताप सागर झील है ये कहाँ पर जो है वो आती है? महाराणा प्रताप सागर झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। महाराणा प्रताप सागर झील के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो महाराणा प्रताप सागर झील है इसको जो है पोंग झील के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। पोंग झील के नाम से इसको जाना जाता है। और 1960 में जो था वो भारत सरकार ने जो था वो राजस्थान, जो एक स्टेट है, राजस्थान में जो है भूमि सिंचाई के लिए और वहाँ पर पानी पहुंचाने के लिए एक बांध का निर्माण जो था वो करना चाहा, और इस बांध को नाम दिया गया पोंग बांध। और पोंग बांध इसी तरह से बना था। अब कहते हैं कि जहां जिन भी लोगों की जमीन पोंग बांध के बनने से गई थी, क्योंकि एक बांध बना तो बहुत सारे लोगों का घर चला गया, जमीन चली गई, तो उन लोगों को राजस्थान में मुरब्बे भी जो था वो दिए गए थे। तो पोंग बांध को लेकर कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये महाराणा प्रताप सागर लेक कौन सी है। महाराणा प्रताप सागर लेक यही है, पोंग झील ही है। और वैसी ही हमारे पास आर्टिफिशियल लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो एक तो ये पोंग झील हो गई, महाराणा प्रताप सागर लेक, वैसी ही हमारे पास गोविंद सागर लेक भी जो है वो आती है। गोविंद सागर लेक जो है वो कहाँ पर आती है? ये जो है वो बिलासपुर में आती है, और बिलासपुर में जो है ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। गोविंद सागर लेक इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सिखों के जो 10वें गुरु हुआ करते थे गोविंद सिंह जी, उनके नाम पर जो है वो इसका नाम रखा गया है। वैसे ही हमारे पास चमेरा झील भी आती है। चमेरा झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, नाम से ही पता चल रहा है, और रावी नदी के ऊपर ये बनी हुई है। हमारे पास जो है वो वैसे ही पंडोह झील भी जो है वो आती है। पंडोह झील जो है वो हमारे पास मंडी में जो है वो आती है, मंडी में आती है, और ब्यास नदी के ऊपर जो है ये बनी हुई है। ठीक है जी, ये आपने आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में ध्यान रखना है। हमने सिर्फ और सिर्फ आज आर्टिफिशियल लेक्स को ही रिवाइज किया, नेचुरल लेक को रिवाइज नहीं किया। हाँ, सबसे बड़ी जो हमारे पास आर्टिफिशियल लेक आती है वो गोविंद सागर लेक है, और सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक आती है वो रेणुका लेक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो आती है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं साकेती खड्ड डिवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इनटू 2 इक्वल पार्ट।
तो ये एक साकेती खड्ड कर आती है। बोलते हैं ये खड्ड जो है, बोलते हैं किस घाटी को जो है वो 2 बराबर के भागों में जो है वो बांटती है। तो साकेती खड्ड का आपने ध्यान रखना है कि साकेती खड्ड जो है वो ये जो है वो बल वैली को जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अच्छा, ये बल वैली कहाँ पर आती है? बल वैली जो है वो मंडी में आती है। मंडी में आती है, इसको सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये जो है वो मोस्ट फर्टाइल वैली जो है वो आती है मंडी की, ये आपको पता होना चाहिए। और एक साकेती खड्ड कर आती है जो कि इस वैली को 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करती है। इस साकेती खड्ड को जो है वो सुकेती खड्ड कर भी जो है वो कई बार लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है साकेती को लेकर सुकेती को लेकर, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए था यहाँ से। अच्छा, बल वैली के बारे में पता चल गया आपको। वैसे ही मैं कुछ मोटे मोटे तौर पर वैलीज आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो है वो क्यादादुन वैली आती है। क्यादादुन वैली जो है वो उसको पोंटा घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये कहाँ पर आती है? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आती है। हमारे पास जो है पब्बर घाटी आती है। पब्बर घाटी को रोहड़ू वैली के नाम से भी जाना जाता है। और पब्बर जो है आपको पता है पब्बर घाटी शिमला के रोहड़ू तहसील में ही जो है वो आती है। और वैसे ही हमारे पास जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट वैली देखने को मिलती है, चंबा वैली, जिसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, इनके दूध और शहद की घाटी भी जो है वो कहा जाता है। हमारे पास बसपा वैली आती है। बसपा वैली को सांगला वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। वैसे ही हमारे पास जो है वो लाहौल स्पीति वैली भी आती है। ये जो लाहौल स्पीति है, यहाँ पर चंद्रभागा नदियाँ जो है वो बहती हैं, तो चंद्रभागा वैली भी जो है वो इसको फिर बोल देते हैं। और भी इस तरह की हमारे पास जो है बहुत सारी वैलीज आती हैं, परंतु इंपॉर्टेंट वन हमने जान ली। ये साकेती या फिर सुकेती खड्ड का क्वेश्चन भी हमने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ पब्बर रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी पब्बर नदी की जो है वो सहायक नदी हिमाचल में नहीं है। तो यहाँ पर सिकरी दिया गया है, पिजोर दिया गया है, आंध्रा दिया गया है, कुप्पर दिया गया है। हम सबसे पहले बात करते हैं पब्बर नदी के बारे में। पब्बर नदी जो है ना वो टॉन्स की सहायक नदी है। इनके पब्बर टॉन्स में जाकर मिलती है, परंतु पब्बर में भी कुछ नदियां मिलती हैं। जैसे कि ये सिकरी खड्ड हो गया, ये पब्बर की ही सहायक नदी है। ये पब्बर की ही सहायक नदी है। पिजोर हो गया, पिजोर भी पब्बर की ही सहायक नदी है। आंध्रा हो गया, आंध्रा भी पब्बर की ही सहायक नदी है। ये कुप्पर हो गया, कुप्पर जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये पब्बर की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ पब्बर रिवर, उसका आंसर होगा कुप्पर। कुप्पर आपने कहाँ पर पढ़ा है? आपने जो है वो गिरी नदी पढ़ रखी है। गिरी नदी पढ़ रखी है। गिरी ये है जो गिरी वो नदी है जो सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देती है। और गिरी कहाँ से निकलती है? गिरी निकलती है कुप्पर पीक से, ये ध्यान रखना है। गिरी निकलती है कुप्पर पीक से, ठीक है। अब पब्बर की भी बात हो रही थी। पब्बर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? अगर हम पब्बर नदी की बात करते हैं तो पब्बर नदी जो है ये निकलती है डिस्ट्रिक्ट शिमला के चंदरनाहान से। डिस्ट्रिक्ट शिमला के चंदरनाहान से निकलती है और आगे चलकर ये टॉन्स में मिल जाती है। और फिर टॉन्स जो है वो आगे चलकर यमुना में मिलती है। टॉन्स यमुना की एक मुख्य सहायक नदी जो है वो आती है। तो इस तरह से ये नदियों का एक ऑर्डर आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से ये बहती हैं। यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी का वैदिक नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका वैदिक नाम जो है वो कालिंदी जो है वो आता है। यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी भी है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये बहती है। आगे चलकर ये जो है वो हरियाणा में प्रवेश कर जाती है और उससे आगे जो है वो दिल्ली में भी ये जाती है। आगरा वगैरह इसी के किनारे जो है वो स्थित है। परंतु हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ पर एंटर करती है? हिमाचल प्रदेश में ये खादर मांझी नामक स्थान पर एंटर करती है। और हिमाचल प्रदेश को छोड़ती कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है ये ताजेवाला के समीप। एंटर कहाँ पर करती है, छोड़ती कहाँ पर है, ये भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? बोलते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट ऑफ चीनी तहसील इन 1 सितंबर 1960 की किन्नौर जो है ना वो चीनी तहसील से निकाला गया था और एक जिला बनाया गया था 1960 में, 1960 में बनाया गया था। और दूसरे में बोलते हैं कि इन 1966 एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्रीज्ड बाय 106% एंड पॉपुलेशन बाय 108% की 1966 में हिमाचल का एरिया 106% बढ़ गया था और पॉपुलेशन इसकी 108% जो था वो बढ़ गई थी। और बोलते हैं आगे इन सोलन डिस्ट्रिक्ट कसौली कांडाघाट एंड अर्की बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश। सोलन के कसौली कांडाघाट और अर्की ओल्ड हिमाचल में जो था वो आते हैं।
और आगे बोलते हैं कि ऑन 18 अक्टूबर 1870 द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, कि 18 अक्टूबर 1970 को हिमाचल प्रदेश जो एक स्टेट एक्ट था उसको पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। पहली स्टेटमेंट से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो, किन्नौर जो था वो चीनी तहसील से निकला था और एक जिला बना था, परंतु 1 सितंबर को ये नहीं बना था, ये 1 मई को जो था वो बना था। 1 मई 1960 को जो था ये जो था वो हिमाचल प्रदेश को जो था वो 6ठे नंबर का एक डिस्ट्रिक्ट जो था वो बना था। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। हम बात करते हैं यहाँ पर इन 1966 एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्रीज्ड बाय 106%। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 1966 में हिमाचल प्रदेश का एरिया जो था वो 106% बढ़ गया था और पॉपुलेशन 108% इसकी बढ़ी थी। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, 1966 में ऐसा क्यों हुआ था? 1966 में जो था वो हिमाचल प्रदेश में जो था वो जिले जोड़े गए थे और पंजाब पुनर्गठन किया गया था, जिसके बाद कुछ पंजाब के जो पहाड़ी राज्य क्षेत्र थे वो हिमाचल में जो था वो आ गए थे, इसलिए एरिया भी बड़ा था, पॉपुलेशन भी बड़ी थी। दूसरी स्टेटमेंट सही है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं इन सोलन डिस्ट्रिक्ट कसौली, कांडाघाट एंड अर्की बिलोंग टू ओल्ड हिमाचल। तो सोलन के जो कसौली है, कांडाघाट है, अर्की है, ये जो है वो क्या ओल्ड हिमाचल से बिलोंग करते हैं? नहीं, ये देखो सोलन और कांडाघाट की अगर हम बात करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं न्यू हिमाचल से, ये न्यू हिमाचल से बिलोंग करते हैं। और वैसे ही हम अर्की की बात करते हैं तो अर्की जो है वो ओल्ड हिमाचल से जो है वो बिलोंग करता है, अर्की ओल्ड हिमाचल से बिलोंग करता है। तो ये ध्यान रखना, तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है। चौथी स्टेटमेंट की ऑन 18 अक्टूबर 1970 द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट। देखो, पार्लियामेंट के बाद द्वारा जो था वो हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट पारित किया गया था, परंतु 18 अक्टूबर को नहीं किया गया था। ये कब किया गया था? ये 18 दिसंबर को जो था वो किया गया था। 18 दिसंबर को किया गया था, 1970 में जो था वो किया गया था। चौथी स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है। तो इस हिसाब से हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट सही है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए सी डी जो है वो गलत है। क्यों गलत है वो भी हमने करेक्ट कर जो था वो देख लिया। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और अपकमिंग एग्जाम टीजीटी, जेबीटी, सब इंस्पेक्टर या बहुत सारी पोस्टें आएंगी, उनके लिए किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीट्स को, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टाइमली ज्वाइन करेंगे तो आप पेपर से पहले अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे और अपनी कमियों को भी अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, उनके ऊपर काम भी कर पाएंगे अच्छे से। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ही एनफ नहीं है, उसे ऑनेस्टली जो है वो प्रैक्टिस करना, अपनी कमियों को इम्प्रूव करना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तभी ज़रूरी हो पाएगा अगर आप टाइमली ज्वाइन करते हैं और टाइमली जो है वो खुद को इम्प्रूव करते हैं। तो ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। आगे बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। कुछ हिल स्टेशन दिए गए हैं, उनका एल्टीट्यूड जो है वो दिया गया है। हमारे जो फेमस हिल स्टेशन है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, जैसे कि शिमला, धर्मशाला, मनाली, कुफरी, ये आपने हमेशा चर्चा में देखी होंगी, अखबारों में इनके बारे में आता रहता है, परंतु इनका एल्टीट्यूड पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एल्टीट्यूड भी अभी हम पढ़ लेंगे इनका कि शिमला का एल्टीट्यूड जो है वो कितना है, कुफरी का कितना है, मनाली का कितना है, धर्मशाला का कितना है। शिमला की बात सबसे पहले जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अगर हम बात कर रहे हैं शिमला के एल्टीट्यूड की कि डिस्ट्रिक्ट शिमला जो हेडक्वार्टर है, शिमला का जो है वो एल्टीट्यूड कितना है, तो शिमला का एल्टीट्यूड जो है 2205 मीटर आता है, 2205 इसका एल्टीट्यूड आता है। ए को आप दूसरे के साथ मैच कर देंगे, इसके साथ मैच कर देंगे। कुफरी हमारे पास दिया गया है, शिमला से कुछ आगे चलकर कुफरी आता है और कुफरी का एल्टीट्यूड कितना आता है, 2476 मीटर इसका एल्टीट्यूड आता है। तो बी को आप पहले के साथ मैच कर देंगे। सी यहाँ पर दिया गया है मनाली। मनाली की अगर हम बात करते हैं तो मनाली का एल्टीट्यूड जो है वो कितना आता है, मनाली का एल्टीट्यूड लगभग 2050 मीटर जो है वो आता है, तो इसको चौथे के साथ मैच कर देंगे। धर्मशाला की अगर आप बात करते हैं तो धर्मशाला का एल्टीट्यूड इनमें सबसे कम आता है 1457, इसका जो है तीसरे के साथ मैच हो जाएगा। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, इस तरह से जो है वो आ जाएगा। इसका जो है वो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, ये वाला ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मैच करना था। अगला यहाँ पर वही लिखा गया है जो हमने बता दिया आपको।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई। बोलते हैं मंतलाई लेक इज द सोर्स ऑफ तीर्थन रिवर, कि मंतलाई झील जो है वो तीर्थन रिवर का स्रोत है, मतलब तीर्थन नदी जो है वो यहाँ से निकलती है। आगे बोलते हैं पतसारी रिवर इज ए स्मॉल ट्राइब्यूटरी ऑफ पब्बर रिवर, की पतसरी जो है वो एक छोटी सी सहायक नदी है पब्बर की। और उससे आगे बोलते हैं पतसरी रिवर ओरिजिनेट नियर खड़ा पत्थर इन शिमला, की पतसरी जो है वो खड़ा पत्थर शिमला के नज़दीक से जो है वो निकलती है। और हमारे पास एक और स्टेटमेंट यहाँ पर है क्या, हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, बोलते हैं चंद्रताल लेक इन लाहौल स्पीति इज अबव 600 मीटर फ्रॉम सी लेवल, कि लाहौल स्पीति की चंद्रताल झील है वो समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर ऊपर है। अब हम पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। अब आपने गैस कर लिया होगा, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, नहीं आता है तो अभी क्लियर हो जाएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले मंतलाई लेक की। मंतलाई लेक आती कहाँ पर, मंतलाई लेक जो है वो कुल्लू में आती है, कुल्लू में ये आती है। पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो, क्या यहाँ से तीर्थन नदी को पानी मिलता है? नहीं, तीर्थन को नहीं, यहाँ से पार्वती नदी को जो है वो पानी मिलता है, पार्वती नदी को मिलता है। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, और क्यों गलत हुई वो भी पता चल गया। अब दिया गया है यहाँ पर पतसरी लेक के बारे में। पतसरी लेक जो है क्या पब्बर की एक सहायक नदी है? बिल्कुल सही बात है। जो पब्बर नदी हम पढ़ रहे थे कि पब्बर नदी जो है वो चंद्रनाहन शिमला से निकलती है, आगे चलकर टॉन्स में मिलती है, उसकी ही एक सहायक नदी आती है, पब्बर की ही एक सहायक नदी पतसरी भी जो है वो आती है। दूसरी स्टेटमेंट सही है। अब बोलते हैं पतसरी जो है वो खड़ा पत्थर शिमला से निकलती है, ये भी सही बात है। पतसरी रिवर जो है वो खड़ा पत्थर शिमला के नज़दीक जो है वो निकलती है। तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। चौथी स्टेटमेंट देखेंगे, बोलते हैं चंद्रताल लेक इन लाहौल एंड स्पीति इज अबाउट 600 मीटर अबव सी लेवल, की लाहौल स्पीति में जो चंद्रताल आती है, चंद्रताल लेक कर जो है वो एक आती है, इसका एल्टीट्यूड जो है वो समुद्र तल से जो है वो कितना है, लगभग ये 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। चंद्रताल और सूरजताल ये दो झीलें आती हैं, कहाँ पर आती हैं? लाहौल स्पीति में जो है वो आती हैं। अब यहाँ तक बात सही है कि चंद्रताल लेक जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आती है, यहाँ तक बात सही है। परंतु ये बात सही नहीं है कि ये जो है वो 6000 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है सी लेवल से। इसका एल्टीट्यूड लगभग 4300 मीटर के आसपास जो है वो आता है, 4300 मीटर के आसपास ये आती है तो ये लाहौल स्पीति में ही स्थित। चंद्रताल लेक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चौथी स्टेटमेंट हमारे पास गलत थी। मैं बता रहा था आपको कि सूरजताल और चंद्रताल दो लेक्स हैं जो कि लाहौल स्पीति में आती है। सूरजताल का एल्टीट्यूड कितना है, सूरजताल का भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सूरजताल का एल्टीट्यूड जो है लगभग 4930 मीटर जो है वो आता है, 980 मीटर, 30 नहीं 80 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। तो सूरजताल का और चंद्रताल का ध्यान रखना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तीसरा और चौथा करेक्ट है। ऑप्शन सी सही बात, सॉरी दूसरा और तीसरा सही है, चौथा तो गलत था ना, दूसरा और तीसरा सही था। पतसरी रिवर वाले दोनों ऑप्शन हमारे पास सही थे, दूसरा और तीसरा इज करेक्ट, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो बोलते हैं राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये जो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है? ये जोगिंद्रनगर में स्थित है। जोगिंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है, जहाँ पर ये रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है। हमारे पास ऑप्शन में ना अलग अलग चीज़ें दी गई। हमारे पास फेयर लॉन्स दिया गया है, ये धर्मशाला में, ये जो है हमारे पास जो है सबसे पहले धर्मशाला दिया गया है। धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का हेडक्वार्टर आता है, और धर्मशाला में जो है दलाई लामा सरकार जो है वो रूल करती है। दलाई लामा की जो सरकार है इसका मुख्यालय यहाँ पर जो है वो स्थित है। हमारे पास मनाली दिया गया है जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है। मनाली कुल्लू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, यहाँ पर जो पर्वतारोहण संस्थान है वो स्थित है। यहाँ पर फेयर लॉन्स दिया गया है, फेयर लॉन्स का नाम भी बदल दिया गया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। फेयर लॉन्स यहाँ पर हिप्पा है, हिप्पा जो है ना, हिप्पा फेयर लॉन्स में स्थित है। हिप्पा मतलब हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका नाम बदल दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ था तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो था ये नाम बदला गया था। यहाँ पर जब आप HAS बन जाएंगे, एलाइड में सिलेक्शन हो जाएगी, या फिर कोई और भी बहुत सारी अच्छी सर्विसेज होती हैं उनमें जाएंगे तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने का मौका ज़रूर मिलता है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस भी क्लियर हो गई, रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में भी पता चल गया। इतना सा ही हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं
बोलते हैं हु वॉज द एक्टिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन फरवरी 2003। तो बोलते हैं 2003 में हिमाचल प्रदेश के जो कार्यकारी मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। यहाँ पर एक्टिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछे गए हैं और वो भी 2003 के पूछे गए हैं। 2003 में हिमाचल के जो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बने थे वो कौन बने थे, वो बने थे प्रेम कुमार धूमल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर बात एक्टिंग चीफ मिनिस्टर की गई है और बात भी फरवरी महीने की थी। तो फरवरी 2003 में देखो क्वेश्चन पूछा गया फरवरी 2003 का, तो उस टाइम एक्टिंग जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वो प्रेम कुमार धूमल हुआ करते थे। उसके बाद 6 मार्च 2003 को जो था वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नए बनते हैं और वो वीरभद्र सिंह जो है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री बनते हैं। फरवरी में तो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे प्रेम कुमार धूमल, परंतु 6 मार्च 2003 को जो है वो वीरभद्र सिंह फुल फ्लेज्ड मुख्यमंत्री बनते हैं और 2007 तक अपना कार्यकाल ये 5 सालों का फिर पूरा करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है कि एक्टिंग चीफ मिनिस्टर कौन थे और बाकी जो है वो कुछ भी यहाँ पर डिफरेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री जो था वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बने थे। पहली बार 1952 में बने थे, 1956 तक कार्यकाल पूरा किया था। दूसरी बार फिर से यही मुख्यमंत्री बनते हैं 1963 में, 1967 तक कार्यकाल पूरा करते हैं। फिर ये 1967 में बनते हैं, 1972 तक कार्यकाल पूरा करते हैं। फिर 1972 में फिर से बनते हैं और 1977 तक अपना जो है ये थोड़ा सा कार्यकाल रह गया था, बीच में छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा भी था कि इस टेन्योर को पूरा कर लो, रिजाइन मत दो, परंतु ये नहीं माने थे, कुछ बात रही होगी, इन्होंने रिजाइन दे दिया था। रामलाल ठाकुर फिर मुख्यमंत्री बनाए गए 1977 में, 2-3 महीने ही ये मुख्यमंत्री रहे थे। फिर 1977 में फिर से इलेक्शन होते हैं। शांता कुमार जो है वो पहली बार नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री जो है वो बनते हैं, 1980 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। उस तरह से अलग अलग मुख्यमंत्री बने। फिर वीरभद्र सिंह पहली बार मुख्यमंत्री 1983 में बने थे, 1985 तक मुख्यमंत्री रहे थे वीरभद्र सिंह। टोटल 6 बार मुख्यमंत्री हिमाचल के बने थे। और यहाँ पर हम प्रेम कुमार धूमल की बात कर रहे हैं, इनको जो है प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल भी बोलते हैं। तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल पहली बार मुख्यमंत्री जो था वो 1998 में बने थे और 2003 तक इन्होंने कार्यकाल पूरा किया था। फिर उसके बाद ये 2007 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 2007 में मुख्यमंत्री बने, 2012 तक इन्होंने अपना कार्यकाल जो था वो पूरा किया था। प्रेम कुमार धूमल जो है वो जो अनुराग ठाकुर अभी लोकसभा के सदस्य हैं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से, लोकसभा सीट से, उनके जो है वो प्रेम कुमार धूमल जो है वो अनुराग ठाकुर के पिता हैं। तो इतना आपने इनके बारे में ध्यान रखना है। प्रेजेंट टाइम में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले जयराम मुख्यमंत्री थे। तो इतना आपको मुख्यमंत्रियों के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, परंतु इससे पहले हमने रिवीजन का एक सेशन किया था, उसमें थोड़ी सी गलती इस क्वेश्चन में हो गई थी, अभी करेक्ट कर लेते हैं। बोलते हैं इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज भगलानी डायलैक्ट स्पोकन। तो बोलते हैं ये जो भागलानी डायलैक्ट है ये हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये जो भागलानी बोली है ये हिमाचल प्रदेश के अर्की कुनिहार क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश की डायलैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हिमाचल की बोलियों के बारे में देख लीजिए एक बार। हिमाचल में बोलते हैं एंशियंट जो लोग थे हिमाचल के वो कुलारिया भाषा का इस्तेमाल करते थे। जो मलाना क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का आता है वहाँ पर कनासी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कुमारसेन, कोटगढ़ और रामपुर के क्षेत्र में कोची भाषा का इस्तेमाल। जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू के क्षेत्र में जो है वो बैरबेरी भाषा का इस्तेमाल। और मंचद और चिनाली भाषा स्वांगला ट्राइब के द्वारा बोली जाती थी। किन्नौर के लगभग 75% पीपल इसी भाषा को मंचद भाषा को बोलते हैं। और बोलते हैं तिनन जो है ये लैंग्वेज चंद्रा वैली में जो है वो बोली जाती है। चंद्रा वैली का जो शिशुल एरिया है वहाँ पर जो है तिनन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी हमारे पास भाषाएं तो बहुत सारी हैं, परंतु इम्पोर्टेंट वन जो है जो मुख्य रूप से बोली जाती हैं, मुख्य रूप में से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर जो है वो अच्छे से रिवाइज की, उनके बारे में हमने अच्छे से जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं पंक्ति इज नोन टू बी द एंशियंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस घाटी का पुरातन नाम जो है वो पंक्ति था। तो ये क्वेश्चन मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में भी पूछा गया था। मिशन एलाइड का जो इससे पिछले वाला एडिशन था हमारा उसमें डिटेल से ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर भी इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवाई गई है बाकायदा, और अगले पार्ट की भी करवाई जाएगी। वहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे वो जैसे कि पिछले कल 962 का रिजल्ट आया, और भी रिजल्ट आते हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं, एग्जाम पोस्टें आती हैं, वो सारे आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाती हैं टाइमली। चाहे कोई सिलेबस हो गया, चाहे कोई भी चीज़ होगी, जैसे ही ऑफिशियली रिलीज होती है आपको भी प्रोवाइड करवा दी जाती है।
तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।